पास क्रांतिकारी सेना ने मेजर रीड की सेना का मुकाबला किया। वहां भी घमासान लड़ाई हुई। कर्नल कैंपबेल की सेना जामा मस्जिद की ओर बढ़ी। मस्जिद में उस समय कई हजार मुसलमान जमा थे। उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज मस्जिद उड़ाना चाहते हैं। वो सब अपनी तलवारें लिए मुकाबले के लिए निकल पड़े। अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाईं। काफी लोग मारे गए, पर इससे उनका हौसला नहीं टूटा। इतिहासकार लिखते हैं कि मुसलमानों ने जिस फुर्ती से आक्रमण किया, उससे कंपनी के बंदूकधारी सिपाही घबरा गए। उन्हें दोबारा बंदूकें भरने का मौका ही नहीं मिला। कर्नल कैंपबेल भी घायल हो गया। दिल्ली में हुए 14 सितंबर के संग्राम के बारे में अंग्रेज लेखक मानते हैं कि सन 57 की क्रांति का ये सबसे भयंकर संग्राम था। उस दिन कंपनी के 66 अफसर और 1104 सिपाही मारे गए, जबकि करीब 1500 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। 15 से 24 सितंबर तक दिल्ली की चप्पा चप्पा भूमि पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। इसके बाद दिल्ली का 3/4 शहर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जगह जगह इमारतों पर फिर से ब्रिटिश झंडा लहराने लगा। उधर 19 सितंबर की रात सेनापति बख्त खां सम्राट बहादुर शाह जफर से मिला। उसने बादशाह की हिम्मत बंधाई और कहा, दिल्ली हाथ से निकल जाने पर भी अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तमाम मुल्क में आग लगी हुई है। आप अंग्रेजों से हार मत मानिए। आप मेरे साथ दिल्ली से निकल चलिए। आखिरी जीत हमारी होगी। ठीक है बहादुर, तुम कल सवेरे हमें मिलो। उधर बख्त खां गया और इधर इलाही बख्श बादशाह के पास आया। इलाही बख्श बादशाह का समधी था, परंतु धन के लोभ में अंग्रेजों से मिलकर बादशाह को दिल्ली से बाहर जाने से रोक रहा था। हुजूर, अब बगावत के कामयाब होने की कोई सूरत नजर नहीं आती। बख्त खां के साथ जाने में आपको सिवाय तकलीफों के कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरी मानिए, आप यहीं रह जाइए। मैं वायदा करता हूं कि अंग्रेजों से मिलकर सब बातें साफ कर दूंगा। आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगले दिन सवेरे सम्राट बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में गए। बख्त खां को वहीं मिलने के लिए बुलाया गया। मकबरे के पूर्वी दरवाजे की तरफ यमुना नदी के किनारे बख्त खां की फौज पड़ी हुई थी। पूर्वी दरवाजे से ही बख्त खां बहादुर शाह से मिलने के लिए आया। बख्त खां, दिल्ली से निकलकर क्या हम महफूज रह सकेंगे? हुजूर, आपका इकबाल बुलंद है। दिल्ली को तो छोड़िए, मुल्क के तमाम इलाकों में आपके लिए इज्जत है और वहाँ आप महफूज रहेंगे। लेकिन इलाही बख्श तो... आप उसकी बातों में मत आइए हुजूर। वो फिरंगियों से मिला हुआ है। मैंने अपनी फौज तैयार कर ली है। आप फौरन निकल चलिए। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बख्त खां, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ चलूंगा। बख्त खां के जाते ही इलाही बख्श फिर पहुंच गया। सारे मुल्क में फिरंगियों ने मार काट मचा रखी है। आज नहीं तो कल आप पर मुसीबतें आ जाएंगी। मेरी मानिए, फिरंगियों से दोस्ती करने में ही भलाई है हुजूर। बूढ़ा बादशाह अजीब पशुपेश में पड़ गया। अभी इलाही बख्श अपने दांव पेच चल ही रहा था कि बख्त खां पहुंच गया। अरे, ये फिर यहां टपका। हुजूर, मैं आपका रिश्तेदार हूं। भला मैं आपसे क्यों दगा करूंगा? लेकिन ये बख्त खां पठान है। मुगलों से अपनी कौम का पुराना बदला चुकाना चाहता है और आपके साथ धोखा करेगा। अच्छा तो ठहर, अब मजा देख धोखेबाज। अभी तेरा फैसला किए देता हूँ। अरे अरे अरे, ठहरो बहादुर, ठहरो। ये क्या पागलपन है? बहादुर, मुझे तेरी हर बात पर यकीन है
और मैं तेरी हर राय को दिल से पसंद करता हूं, मगर जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया है, इसलिए मैं अपना मामला तकदीर के हवाले करता हूं। मुझको मेरे हाल पर छोड़ दो और बिस्मिल्लाह करो, हमारी फिक्र मत करो, अपने फर्ज को अंजाम दो। बादशाह की बातें सुनकर बख्त खां का दिल टूट गया। वो गर्दन नीची करके पूर्वी दरवाजे से बाहर निकल आया। फिर तो इलाही बख्श को मौका मिल गया। वो फौरन कैप्टन हडसन के पास पहुंचा। साहब, देर मत कीजिए, यही मौका है। बख्त खां को बादशाह ने नाराज करके भेज दिया है। आप पश्चिम के दरवाजे से चलकर फौरन बादशाह को गिरफ्तार कर लीजिए। साहब। फिर इलाही बख्श लपक कर बादशाह के पास पहुंच गया। पीछे पीछे हडसन बहादुर शाह को गिरफ्तार करने पहुंचा। वो उसे देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने अब इलाही बख्श की सारी चाल समझ ली थी। उन्होंने नफरत से उसकी ओर देखकर कहा, इलाही बख्श, क्या तुमने इसीलिए मुझे बख्त खां के साथ जाने से रोका? कैप्टन हडसन ने सम्राट बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल और शहजादे जमा बख्त को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लाकर लाल किले में कैद कर दिया। इसके बाद फौरन ही कंपनी के बड़े अफसरों की मीटिंग हुई। कैप्टन हडसन और जनरल विल्सन की राय थी कि सम्राट बहादुर शाह को फौरन मार डालना चाहिए, लेकिन कंपनी के बड़े अफसरों ने कहा कि इससे देश के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें कैद ही रखा जाए। उधर हुमायूं के मकबरे में बादशाह के दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा अख्तर सुल्तान और पोता अबू बकर अभी मौजूद थे। ये लोग तय नहीं कर पाए थे कि वो किधर जाएं। इलाही बख्श को जैसे ही ये बात मालूम हुई तो वो भागकर कैप्टन हडसन के पास पहुंचा। उसने हडसन से कहा, आप फौरन चलकर बादशाह के बाकी दो बेटों और पोतों को गिरफ्तार कर लीजिए, वो लोग भागने ही वाले हैं। कैप्टन हडसन तुरंत मकबरे में पहुंचा और तीनों शहजादों को गिरफ्तार कर लिया। इलाही बख्श ने उन्हें उस वक्त यही भरोसा दिलाया कि वो जनरल विल्सन से उनकी जान बख्शवा देगा। अब हडसन तीनों शहजादों को बग्घी में बिठाकर शहर की ओर ले चला। अंग्रेज सैनिक सवार बग्घी को घेर कर चल रहे थे। सन 1857 की क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों को लगातार सफलता मिल रही थी। इसका मुख्य कारण था हमारी आपसी फूट और हमारे ही लोगों द्वारा अंग्रेजों की मदद। झांसी के किले पर लहराता स्वाधीनता का हरा झंडा अंग्रेजों की आंख का कांटा बना हुआ था। 6 जनवरी 1858 को सर ह्यू रोज एक विशाल सेना लेकर मऊ छावनी से झांसी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में रायगढ़, सागर, बानपुर, चंदेरी आदि विजय करता हुआ वो 20 मार्च को झांसी के पास पहुंचा। झांसी में उस समय मध्य भारत के क्रांतिकारियों का केंद्र था और रानी लक्ष्मीबाई के साथ आसपास के अनेक वीर क्रांतिकारी मौजूद थे। रानी लक्ष्मीबाई को जैसे ही सर ह्यू रोज के आने की खबर मिली, उन्होंने झांसी के आसपास का तमाम इलाका खाली करवा दिया, जिससे शत्रु को रसद आदि न मिले। लेकिन कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की इतनी मदद की कि उन्हें झांसी तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उधर रानी झांसी का हौसला बुलंद था। वो न सिर्फ क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही थी, बल्कि हर काम की निगरानी भी खुद ही करती थी। उनके साथ पुरुष वीर ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी थीं, जो युद्ध कला में प्रशिक्षण ले रही थीं और मोर्चेबंदी में बड़ी तेजी से काम कर रही थीं।
24 मार्च 1858 को झांसी की प्रसिद्ध तोप घनगरज ने अंग्रेजों की सेना पर गोले बरसाने शुरू किए। 25 मार्च को अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला किया। 26 मार्च को कंपनी की सेना ने शहर के दक्षिणी फाटक पर इतनी जबरदस्त गोलाबारी की कि झांसी की तोपों को ठहर जाना पड़ा। तब पश्चिमी फाटक के तोपची गुलाम गौस खां ने अपनी तोप का मुंह अंग्रेजी सेना की ओर कर दिया। गुलाम गौस खां की गोलंदाजी के सामने कंपनी की सेना नहीं ठहर सकी और उसकी तोपें चुप हो गईं। गुलाम गौस खां की इस बहादुरी से खुश होकर रानी ने उसे सोने का कड़ा इनाम दिया था। 28 और 29 मार्च को भी झांसी की तोपों ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, किंतु अगले ही दिन अंग्रेजों की तोपों ने नगर की दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया। इससे झांसी की सेना का मनोबल थोड़ा कमजोर तो हुआ, लेकिन रानी के नेतृत्व में रातों रात 11 मिस्त्रियों ने कंबल ओढ़कर दीवार को ठीक कर दिया। सवेरा होते ही झांसी की तोपें फिर गरजने लगी। अंग्रेजों ने भी पूरी ताकत से अपना आक्रमण शुरू कर दिया। दोनों ओर के लोग मारे गए। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई सभी मोर्चों पर खुद जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ा रही थी। 3 अप्रैल को झांसी की स्थिति कमजोर होने लगी। अंग्रेजों की विशाल सेना और गोला बारूद के आगे क्रांतिकारी सेना का टिक पाना मुश्किल हो गया। फिर भी रानी घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के सिपाहियों और अफसरों के हौसले बढ़ा रही थी और बिजली की तरह सभी मोर्चों पर पहुंचकर जरूरी आदेश दे रही थी। उस दिन शहर के सदर दरवाजे पर अंग्रेजों ने भारी मोर्चाबंदी की थी। नगर की दीवार पर सीढ़ियां लगा ली थी और उनसे चढ़कर अंदर आने की कोशिश हो रही थी, किंतु झांसी की दीवारों से गोलों और गोलियों की इतनी जबरदस्त बौछार हुई कि अंग्रेजों की सेना को पीछे हट जाना पड़ा। किंतु उधर दक्षिणी दरवाजे पर किसी विश्वासघाती ने द्वार खोल दिया और अंग्रेजों की सेना नगर में विजय का डंका बजाती हुई घुस गई। रानी ने किले की दीवार पर से नगर निवासियों पर कंपनी की सेना के जुल्म देखे। उन्होंने तुरंत 1000 सिपाही लिए और मुकाबले के लिए बढ़ी। अब तलवारों और बंदूकों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रानी ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, किंतु रानी के कई वीर सरदार और बहादुर तोपची इस युद्ध में मारे गए। उधर उत्तर दिशा का सदर दरवाजा भी खुल गया और कंपनी की सेना वहां से आगे बढ़ने लगी। रानी ने सोचा कि विश्वासघातियों के कुचक्र के कारण अब और यहाँ ठहरना संभव नहीं रह गया है, इसलिए यहाँ से निकलकर कहीं और जाएं और वहां से क्रांति का संचालन करें। उसी रात को रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी छोड़ने का निश्चय किया। उनकी 2 सहेलियां सुंदर और मुंदर और 10-15 सवार भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। आधी रात के समय रानी ने अपनी पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधा और किले की दीवार से हाथी की पीठ पर कूद पड़ी। उनका प्यारा सफेद घोड़ा तैयार था, साथ जाने वाले वीर भी तैयार थे। अब रानी कालपी की ओर बढ़ी। उधर लेफ्टिनेंट बोकर को जैसे ही पता लगा, उसने रानी का पीछा किया। सवेरा होने तक रानी मांडेर गांव पहुंची, जहां दामोदर राव को दूध पिलाया, किंतु तब तक पीछा करते हुए लेफ्टिनेंट बोकर के आने की खबर मिली। जब
लेफ्टिनेंट बोकर और रानी का आमना सामना हुआ तो रानी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे मार गिराया। अंत में उसके साथी भी सिर पर पैर रखकर भागे। सारा दिन और आधी रात तक लगातार दौड़ता हुआ रानी का घोड़ा कालपी पहुंचते पहुंचते ही गिरकर मर गया। रानी को इससे बहुत दुख हुआ। कालपी में उस समय नाना साहब के भतीजे राव साहब और सेनापति तात्या टोपे मौजूद थे। रानी ने उनके साथ बैठकर सारी स्थिति पर विचार किया। उधर बांदा के नवाब, शाहगढ़ और बानपुर के राजा भी अपनी अपनी सेना लेकर कालपी आ गए। सर ह्यूरोज अपनी सेना लेकर कालपी आ गया। वहां रानी के नेतृत्व में क्रांतिकारी सेना ने घमासान युद्ध किया। अंग्रेजों की सेना के हौसले कमजोर पड़ गए, किंतु उन्होंने संगठित होकर फिर से हमला किया और क्रांतिकारी सेना को हारकर पीछे हटना पड़ा। 24 मई को कंपनी की सेना ने कालपी में प्रवेश किया। रानी लक्ष्मीबाई अपने साथियों को लेकर कालपी से निकल गईं। उधर तात्या टोपे चुपचाप ग्वालियर पहुंचे और सिंधिया की सेना तथा ग्वालियर की जनता को क्रांति सेना का साथ देने के लिए तैयार कर लिया। गोपालपुर में तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब को बताया कि ग्वालियर की सेना की मदद से हम कंपनी की सेना को हरा सकते हैं। ग्वालियर पहुंचने पर क्रांतिकारी सेना का बड़े हर्ष से स्वागत हुआ। ग्वालियर की क्रांतिकारी सेना ने पूरी मदद की तैयारी कर रखी थी। 3 जून 1858 को ग्वालियर के फूलबाग में बहुत बड़ा दरबार हुआ। इस दरबार में रुहेला, राजपूत और मराठा पलटनें भी मौजूद थीं। नाना साहब के भतीजे राव साहब को पेशवा का प्रतिनिधि मानकर सम्मानित किया गया। तात्या टोपे को प्रधान सेनापति बनाया गया और 20 लाख रुपए सेना में बांटे गए। उधर सर ह्यूरोज ने निश्चय किया कि इस समय तुरंत ग्वालियर पर हमला करना चाहिए। उसे तात्या टोपे की संगठन शक्ति का सबसे ज्यादा डर था। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने राव साहब आदि सभी को चेतावनी दी कि ये समय फुर्सत में बैठने का नहीं है, बल्कि सेना को मुकाबले के लिए संगठित करना जरूरी है। किंतु रानी की इस सलाह पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आखिर सर ह्यूरोज अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुंच गया। क्रांतिकारी सेना तैयार नहीं थी, फिर भी तात्या टोपे ने आगे बढ़कर मुकाबला किया, किंतु क्रांतिकारी सेना हार गई। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई और सेनापति जनरल स्मिथ का मुकाबला हुआ। रानी की दोनों सहेलियां सुंदर और मुंदर भी साथ थीं। स्मिथ ने कई आक्रमण किए, किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने हर बार उसे पीछे खदेड़ दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन सुबह से शाम तक रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता के साथ लड़ती रहीं और विजयी हुई। 18 जून को जनरल स्मिथ और अधिक सेना लेकर फिर से ग्वालियर के पूर्वी फाटक पर पहुंचा। उस दिन दरअसल अंग्रेजों ने कई मोर्चे खोल दिए थे। इस बार जनरल स्मिथ के साथ सर ह्यूरोज भी था। कहते हैं उस दिन सवेरे जब रानी अपनी दोनों सहेलियों के साथ शरबत पी रही थी तो खबर आई कि कंपनी की सेना बढ़ी चली आ रही है, बहुत बड़ी फौज है। रानी ने तुरंत शरबत का कटोरा फेंक दिया और युद्ध के लिए निकल पड़ी। एक अंग्रेज प्रत्यक्षदर्शी लिखता है,
तुरंत सुंदर रानी मैदान में पहुंच गई। उसने बार बार तूफानी गति से सर ह्यूरोज की सेना पर हमला किया, लेकिन उसके सैनिकों की तादाद लगातार कम हो रही थी। आखिर रानी लक्ष्मीबाई चारों ओर से घिर गई, लेकिन रानी ने फिर भी मुकाबला किया। उस समय रानी की 2 सहेलियां और 10-15 सवार ही शेष थे। रानी तलवार से अपना रास्ता साफ करती हुई आगे बढ़ी। अंग्रेज अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। रानी की गति इतनी तेज थी कि अंग्रेजों के लिए उन्हें छू पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आगे नाला आ गया और रानी का घोड़ा नया था। उसने बहुत कोशिश की कि घोड़ा नाला पार कर जाए, लेकिन घोड़ा अड़ गया। तब तक पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक वहां पहुंच गए। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से रानी के सिर पर वार किया। सिर का दाहिना भाग अलग हो गया। फिर भी रानी ने घूमकर एक वार में ही उस सैनिक को मार दिया। तभी एक और वार हुआ और रानी खून से लथपथ हो गई। घोड़े से गिरते गिरते भी रानी ने उस अंग्रेज सैनिक को भी मार दिया। तब तक रानी लक्ष्मीबाई का वफादार नौकर रामचंद्र राव देशमुख पहुंच चुका था। घायल और बेहोश रानी को उठाकर वो पास ही एक साधु की कुटिया में ले गया, ताकि उनका मृत शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। अवध में क्रांति का केंद्र थी बेगम हजरत महल। अवध की जनता ने उनके बेटे बिरजिस कदर को गद्दी पर बिठा दिया था। वो अभी नाबालिग था, इसलिए शासन का काम बेगम हजरत महल ही संभाल रही थी। अंग्रेज लेखक रसल लिखता है, बेगम में अद्भुत साहस और योग्यता थी। बेगम ने हमारे साथ अखंड युद्ध का ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ सारे अवध में शांति, कानून और व्यवस्था कायम कर दी थी। उधर जनरल हैवलॉक कानपुर से लखनऊ की ओर बढ़ने के कई प्रयत्न कर चुका था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। क्रांतिकारी सेना उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। हैवलॉक एक बार फिर 20 सितंबर 1857 को विशाल सेना लेकर लखनऊ की ओर बढ़ा। इस बार उसके साथ नील, आउटरम, कूपर और आयर जैसे 4 अनुभवी जनरल भी थे। रास्ते में अवध की जनता ने जगह जगह कंपनी की सेना का विरोध किया, किंतु इस बार अंग्रेजों के हौसले बढ़े हुए थे। उन्होंने जिस गांव पर हरा झंडा फहराता देखा, उसे जलाकर राख कर दिया, निवासियों को मार डाला। तेईस सितंबर को लखनऊ के पास आलमबाग में कंपनी की सेना और क्रांतिकारी सेना में जमकर मुकाबला हुआ। लेकिन तभी दिल्ली में दोबारा अंग्रेजी राज कायम होने की खबर आई। इससे अंग्रेजों के हौसले और बढ़ गए। 25 सितंबर को अंग्रेजी सेना 4 बाग के पुल के पास आ पहुंची। क्रांतिकारी सेना के साथ यहां भी घमासान युद्ध हुआ। कंपनी सेना का भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान इलाहाबाद में दमन करने वाला मशहूर सेनापति जनरल नील मारा गया। कंपनी की सेना लड़ते लड़ते रेजिडेंसी पहुंच गई। इसका नेतृत्व हैवलॉक कर रहा था। रेजिडेंसी में क्रांतिकारी सेना ने घेरा डाल दिया। अंग्रेजों की सेना रेजिडेंसी में कैद हो गई। आखिर ब्रिगेडियर ग्रांट
एक बड़ी सेना लेकर आलमबाग पहुंचा। 14 नवंबर को आलमबाग की ओर से ब्रिगेडियर कांत ने और रेजिडेंसी की ओर से हेवलॉक और आउटरम ने क्रांतिकारियों को दबाना शुरू किया। 16 नवंबर को सर कॉलिन कैम्पबेल ने अपनी सेना के साथ सिकंदरबाग पर हमला किया। क्रांतिकारियों ने यहां अद्भुत साहस दिखाया। इसके बाद दिलखुशबाग, शाहनजफ, मोती महल आदि अनेक स्थानों पर 23 नवंबर तक युद्ध जारी रहा। रेजिडेंसी में कैद अंग्रेज छूट गए, किंतु लखनऊ शहर अभी तक क्रांतिकारियों के हाथ में था। इसी बीच कानपुर पर तात्या टोपे के कब्जे का समाचार मिलते ही कैम्पबेल कानपुर की ओर रवाना हुआ। उधर लखनऊ में जनरल आउटरम मोर्चा संभाले रहा। लखनऊ में उस समय क्रांतिकारियों के संगठन और नेतृत्व का काम क्रांति नेता मौलवी अहमद शाह देख रहे थे। अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह में एक महान आंदोलन चलाने और विशाल सेना का नेतृत्व करने की अद्भुत योग्यता थी। आलमबाग पर जितनी बार भी युद्ध हुए, मौलवी अहमद शाह अपने घोड़े पर सबसे आगे लड़ते हुए दिखाई देते थे। अवध में क्रांतिकारियों का संगठन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को वहां पैर जमाना मुश्किल हो रहा था। अवध की अधिकांश प्रजा, लगभग सभी राजा, जमींदार और ताल्लुकेदार सच्चे उत्साह से नवाब बिरजिस कदर और बेगम हजरत महल के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार थे। इनमें राणा बेनी माधव का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। राणा बेनी माधव में जन संगठन और छापामार युद्ध कला की अद्भुत योग्यता थी। अंग्रेजों ने उन्हें अपनी ओर मिलाने के लिए बहुत लालच दिए, किंतु राणा बेनी माधव ने बेगम हजरत महल का साथ नहीं छोड़ा। 15 जनवरी 1858 को फिर युद्ध छिड़ा। उस दिन मौलवी अहमद शाह के हाथ में गोली लगी। 17 जनवरी को क्रांतिकारियों के एक और मुख्य सेनापति विदेही हनुमान घायल हुए और उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। इसी दिन राजा बालकृष्ण सिंह की मृत्यु हुई। 15 फरवरी 1858 को हाथ की चोट ठीक होने पर मौलवी अहमद शाह फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब लखनऊ में अंग्रेजों की सेनाओं का भारी जमाव हो गया था। वो यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहते थे। उधर बेगम हजरत महल मर्दाना वेश पहनकर हथियार बांधे क्रांतिकारी सिपाहियों के हौसले बढ़ा रही थी। बेगम हजरत महल ने स्त्रियों का एक पूरा संगठन तैयार किया था। महलों की बांदियां उनकी निगरानी में कवायद किया करती थी। महिला जासूसों का एक अच्छा संगठन भी उन्होंने तैयार किया था। इतिहासकार लिखते हैं कि काश बेगम हजरत महल ने सैनिक शिक्षा पाई होती तो वो तमाम मर्द सेनापतियों से कई गुना अच्छी कमांडर साबित हुई होती। लखनऊ की एक एक इंच भूमि पर युद्ध शुरू हो गया था। बेगम हजरत महल भी हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल आई थी। (1857) के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में हालांकि अंग्रेजों ने सफलता पा ली थी, फिर भी
विद्रोह की आग कई जगह सुलगती रही। मुस्लिम संप्रदाय का एक धार्मिक वर्ग जो वहाबी के नाम से विख्यात था, अंग्रेजों का लगातार विरोध करता रहा। इस